हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी में जो शॉर्ट नोट्स है उसमें थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग फोर्थ चैप्टर जो है उसे पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर हमारा है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये समझिए 9th क्लास का ये आपका बेस है। अगर यहाँ पे आपको जो कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पे दी गई हैं वो अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, तो ये जैसे जैसे हाई स्कूल फर्स्ट इंटर मतलब इन तीनों क्लासेस में आपको ये चीज़ मिलेगी, तो ये वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में दो में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। पिछले चैप्टर में हम लोग ने ये देखा था कि जितने भी दार्शनिक और साइंटिस्ट वगैरह आए, उन्होंने ये अपनी अपनी अवधारणा ये दी कि जो द्रव्य है वो जो सूक्ष्मतम कण से मिलकर के बना हुआ, जिसे परमाणु टर्म दिया गया था, ठीक है, वो एक अविभाज्य कण है, यही बात कही जा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिली मैटर में, ठीक है, जैसे कि कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनमें विद्युत चालन की क्षमता देखी गई कि वो उनमें से विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास आउट हो रही है। तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे इसमें से होकर के पास हो रही है, ठीक है, पहला रीज़न ये था। दूसरा है स्थिर विद्युत, मतलब यहाँ पे एक तो स्थिर विद्युत के जो है गुण यहाँ पे देखने को मिले, दूसरा विद्युत चालन के गुण यहाँ पे देखने को मिले। तो ये दोनों ही जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? जो आयंस होते हैं, जो मतलब कि सूक्ष्मतम कण जो परमाणु है उससे भी छोटे छोटे जो कण होंगे जो कि आयन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो है मतलब उनकी मूवमेंट से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ दो डाउट ऐसे देखने को मिले जिससे ये हो गया कि जो पदार्थ है वो जो है सूक्ष्मतम कण परमाणु से, जो कि अविभाज्य कण कहा जा रहा था, उससे मिलकर के नहीं बना है, बल्कि उससे भी और जो है और भी छोटे फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर बना है। ठीक है, तो इसके बाद आगे खोज होने लगी। तो देखिए, सबसे पहले पदार्थों में आवेशित कण के बारे में बात कही गई। परमाणु विभाज्य, उसके बाद ये डेफिनेशन हो गई कि परमाणु अब क्या है, विभाज्य है, ठीक है, और आवेशित कणों से बना हुआ है। ठीक है, चार्ज जो कण है वो चार्ज्ड है, यानी कि उन पर चार्ज प्लस या माइनस का ऐसे चार्ज उस पर होगा। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। ये 19वीं सदी तक की ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज मतलब वही इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद ही ये पूरा क्लियर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन की खोज में हम ये देखेंगे कि क्या क्या कैसे इसकी खोज हुई। तो सबसे पहले तो इसके खोज करता है जे थॉमसन। ठीक है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिएगा ये सिंबल है, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को इसी से ही डिनोट किया जाता है, ई माइनस से के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, इसका द्रव्यमान नगण्य और आवेश एक माना जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है, आवेश इसमें -1 होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका जो चार्ज होता है वो -1 माना जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज में खोजकर्ता के बारे में हो गया। उसके बाद प्रोटॉन की खोज देखिए। देखिए, हर एक चीज़ का अपना अपना एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो जब हम लोग आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि जो थॉमसन है उन्होंने कैसे अपने मॉडल में कैसे उन्होंने ये डिनोट किया, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की तो इन्होंने कैसे जो है प्रदर्शित किया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज हुए हुए होंगे एटम के जो है स्ट्रक्चर में। उसी तरीके से जब प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की तो गोल्डस्टीन ने कैसे क्या किया, ठीक है, उनका जो भी मॉडल उन्होंने जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे हम लोग देखेंगे। तो प्रोटॉन की खोज जो है इसकी खोजकर्ता कौन है, ई गोल्डस्टीन है, जिन्होंने 1886 में केनॉल रे नामक एक नए विकिरण की खोज की थी। ठीक है, ये जो विकिरण था, ये जो किरणें थी ये धनावेशित विकिरण थी। केनॉल रे जो किरणें थी क्या थी, धन आवेशित थी, जिसके द्वारा दूसरे अब ये धन आवेशित थी तो इसकी हेल्प से जो दूसरे अवपरमाणविक कण थे जैसे इलेक्ट्रॉन या फिर हाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इनकी खोज हुई। तो दूसरे अवपरमाणविक जो कण थे उनकी खोज हुई, इन्हें प्रोटॉन नाम दिया गया। ये जो केनॉल किरणें थी जो कि धन आवेशित थी, इन्हें क्या बोला गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक है, और जिसे P+ के द्वारा दर्शाया जाता है, ये इसका प्रोटॉन का सिंबल हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसका जो आवेश होता है वो +1 होता है और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, -1 होता है। द्रव्यमान 1 इकाई होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है।
ठीक है। तो इसमें इसी वजह से इलेक्ट्रॉनों को नगण्य माना गया है उनका द्रव्यमान, और जो प्रोटॉन है उनका जो है कितना बोला गया है, 1 इकाई माना गया है। मतलब ये यहाँ पे एक अप्रॉक्स रखा गया कि 2000 गुना अधिक हो सकता है। ठीक। अब आगे देखिए, प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में रहते हैं, केंद्र में एकदम रहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो सेंटर पे, किसी भी एटम के सेंटर पे रहते हैं, और एक जो है एक फोर्स के द्वारा बाउंडेड रहते हैं। ठीक है। तो उसी वजह से उनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में रहते हैं, तो ईजिली वो जो मतलब जब एक कंपाउंड बनेगा, यौगिक बनने की कंडीशन आएगी, तो ट्रांसफ़र होगा, वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह। अभी आगे हम लोग संयोजकता जो पढ़ेंगे वो उसमें जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है। फिर देखिए, परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। जो परमाणु होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जो कि परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है उस पर +1 आवेश होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर -1 चार्ज होता है। तो दोनों +1, और वो भी एक एक जो है प्लस और माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक। अब आती है परमाणु की संरचना। तो इसमें सबसे पहले आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन क्या कहते हैं, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है। इनका ये कहना है कि जो परमाणु है वो एक धन आवेशित गोले की तरह है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मेन श्रेय इनका इलेक्ट्रॉन के लिए जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में जो सूखे मेवे जैसे गड़े होते हैं, धसे होते हैं, या फिर तरबूज के लाल भाग में जो बीजें धसी होती हैं उसकी तरह लगे होते हैं। इनका ये मानना है थॉमसन का। ठीक है। थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी डेट दी गई है, 1906 में इन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। थॉमसन को, ये है थॉमसन का परमाणु मॉडल। एनसीईआरटी में इनका थॉमसन नाम दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनका ये परमाणु मॉडल है। इनका ये मानना था कि पूरा जो गोला है वो क्या है, धनात्मक गोला है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक छोटे छोटे बीज या मेवे इस तरीके से मतलब धसे हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा प्रोटॉन के बारे में, तो पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखिए। फिर यहाँ पे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। थॉमसन ने ये कहा कि जो एक परमाणु है उसमें ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है वो, जो उनकी क्वांटिटी है वो इक्वल रहती, समान रहते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है। परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश बराबर होने की वजह से ये विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो दूसरे नंबर पे आपके रदरफोर्ड आ जाएंगे। इनका देखिए, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। ठीक है। क्योंकि इनका एक श्रेय, एक तो इन्होंने रदरफोर्ड का मतलब कि परमाणु मॉडल जो था वो नाभिक के लिए दिया गया मेनली। ठीक है। तो अब किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि मेनली नाभिक में जब नाभिक की खोज हुई इसके बाद प्रोटॉन की प्रेजेंस का पता चला। ठीक है। तो मेनली रदरफोर्ड को किस लिए नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियो धर्मिता पर अपने योगदान, और सोने की, एक तो रेडियो धर्मिता, दूसरा ठीक है सोने की पन्नी इन्होंने ली थी। सोने, क्योंकि इन्हें ऐसी धातु लेनी थी जो बहुत ही ज़्यादा, जिसकी बहुत महीन पतली चादर बनाई जा सकती है, तो वो सोने की जो धातु है इसकी बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। तो इसी की ही सोने की पन्नी के द्वारा इन्होंने परमाणु की नाभिक की खोज के लिए सोने की पन्नी को लिया, और 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। यहाँ पे देखिए, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में अल्फा कण, यहाँ पे देखिएगा अल्फा कण का क्या बताया गया, द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। हीलियम जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हीलियम का जो मतलब द्विआवेशित यहाँ पे हीलियम कण का जो है बताया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हीलियम है, तो यहाँ पे हीलियम को द्विआवेशित इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इन्हें किसी को देना होगा तो इनके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि इनकी, और अभी हम लोग आगे जो सेल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। तो जाहिर है इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, तो ये अगर जो है मतलब देंगे ही, लेंगे तो है नहीं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जब देंगे तो इनके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा द्रव्यमान यहाँ पे 4U दिया गया है। ठीक है। तो जो हीलियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक। तो जाहिर सी बात है इसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लक्षण दिए गए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कुछ यहाँ पे लक्षण दिए गए हैं, जिनमें देखिएगा सबसे पहला है परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, इनके अनुसार जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने ये कहा कि जो इनका जो परमाणु है इसका जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है, पूरा जो द्रव्यमान होता है, वेट जो होता है वो नाभिक में ही होता है। ठीक। और दूसरा इन्होंने ये भी यहाँ पे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, ये दो चीज़ इन्होंने बताई। उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने बताई, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये भी एक चीज़ है कि परमाणु अच्छा खासा उसका साइज़ अगर दिया गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं ना, तो ऑर्बिट में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा ऑर्बिट होगी, और जहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा, वो नाभिक जो होगा वो एक छोटा सा होगा, वो भी सेंटर पर होगा। इसलिए नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिएगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ यहाँ पे कमियां दी गई हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज लक्षण जो थे इसके अलावा कुछ कमियां भी थी। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, इन्होंने यही बोला कि जो जो है मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पूरा मतलब नाभिक के चारों ओर एक सर्किल बना करके उसमें जो है वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये इनका मतलब कहना था। तो अगर वो सर्किल के फॉर्म में अगर वो मूव करते रहेंगे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन बस नाभिक के बाहर एक सर्किल बना करके मूव कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थायी हो पाना संभव होगा। ठीक है, वो मतलब संभव नहीं होगा, जिससे क्या होगा, इस प्रकार परमाणु अस्थिर हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर वो जो है स्थायी नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए गोलाकार कक्ष जो होती है तो उसमें क्या होता है कि त्वरण, जाहिर सी बात है कि गोलाकार कक्षा में अगर सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, और तो वो कहीं ना कहीं तो उनकी टक्कर तो होगी। ठीक है, तो वही है कि त्वरण के दौरान जो आवेशित कण होते हैं उनसे ऊर्जा का भी विकिरण होगा, जब टक्कर होगी तो ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार क्या होगा कि स्थायी कक्षा में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा का विकिरण जो है मतलब इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो नाभिक में आकर के गिर जाएगी या नाभिक से टकरा जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से कहा गया है कि परमाणु अस्थिर हो जाएगा अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए, वर्तुलाकार मार्ग के अकॉर्डिंग। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये तो एकदम जो है कन्फर्म है कि परमाणु जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो यही इनके जो मॉडल था उसकी एक कमी थी। ठीक है, वर्तुलाकार मार्ग वाली। अच्छा, यहाँ पे जो ये पिक्चर दिखाई गई थी यही सोने की परत दिखाई गई, जिसमें अल्फा कण जो थे उनसे बमबारी की गई थी। ठीक है, ये इसमें जो है अल्फा कणों को जब इसमें से डाला गया तो खाली इतना चेक किया गया कि हर एक में जहाँ जहाँ पे ये जो अल्फा कण जा करके सेंटर से टकरा रहे हैं, कुछ ही कंडीशन ऐसी हुई थी जहाँ पे ये वापस अपनी मतलब पहले की कंडीशन में आ गए, नहीं तो कुछ ऐसी थी जिसमें 180 डिग्री पे डायरेक्ट टकरा करके सीधे अपनी कंडीशन अपनी पहली स्थिति पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वही है कि जहाँ जहाँ ये जो अल्फा कण हैं जो कि पॉजिटिव हैं और नाभिक भी पॉजिटिव है, तो जब अल्फा कण पॉजिटिव से टकराएगा तो रिपल्शन होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो जैसे ही प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो वो अपनी वापस से अपनी पहले की स्थिति में आ जाएगा। इसी से ही जो है ये खोज हुई कि जो परमाणु जो होते हैं मतलब उनका जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे है नेक्स्ट है बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, बोर की परमाणु मॉडल जो है वो किस बेस पर आया। देखिए, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें एक कमी थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हैं। ठीक है, तो इसी कमी को दूर करने के लिए रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहली अवधारणा उनकी ये थी कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे यही चीज़ एकदम क्लियर होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ निश्चित जो कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा या फिर यहाँ पे ही हम टर्म यूज करेंगे ऑर्बिट। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। दूसरा इन्होंने बात कही कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ये बात यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाती है। इन कक्षाओं को कक्षाओं या फिर कोशों को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिक्चर देखिएगा, ये यहाँ पे देखिए, ये किसी भी परमाणु की ऊर्जा स्तर दिखाई गया, ये है न्यूक्लियस, ये नाभिक है। ठीक है, नाभिक की बाहर वाली जो कक्षा होती है वो पहली कक्षा हो जाएगी। यहाँ पे n जो है कक्षाओं की संख्या दी गई है। ठीक है, तो पहली कक्षा को k बोला गया है। उसके बाद वाली जो है वो दूसरी कक्षा है जिसे l कहा गया है। उसके बाद वाली जो है वो तीसरी है जिसको n कहा गया है। फिर लास्ट वाली जो है वो चौथी है, मतलब mn। तो k l m n ऐसी जो है चार कक्षाओं को ही मेनली इन्होंने बताया।
उसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दो जो अपरमाणु कण थे, इनके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, फंडामेंटल पार्टिकल। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात आती है। 1932 में जे चैडविक ने एक अपरमाणु कण की खोज निकाला जो कि अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। ठीक है, ये क्या था, प्रोटॉन के बराबर था द्रव्यमान में, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। ठीक है, तो क्या है देखिए, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं की नाभिक में होते हैं। द्रव्यमान सामान्यतः न्यूट्रॉन जो है उसे n से दर्शाया जाता है। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सब में ये प्रेजेंट होते हैं। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है और इसका एटॉमिक वेट भी 1 ही होता है। तो जाहिर सी बात है, जब 1 है तो यहाँ पे या तो प्रोटॉन होगा या फिर जो है न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन तब प्रेजेंट रहेगा ही 100%। तो इसी वजह से हाइड्रोजन में जो है वो न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसका अपना खुद का वेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिएगा, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी द्वारा प्रस्तुत किए गए नियम को स्कीम के नाम से जाना जाता है। बोर और बरी ने ही जो है ये जो परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे रखना है, ये जो है इन्होंने बताया। तो इन्होंने एक स्कीम दी। पहले में क्या है, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सूत्र 2n2, ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी सूत्र के द्वारा ही उसको दर्शाया जाता है कि किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, जहाँ पे n कक्षाओं की संख्या या फिर ऊर्जा स्तर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो देखिए यहाँ पे पहली कोश है के कोश। जो यहाँ पे फॉर्मूला है उसे देखते हुए चलते हैं। 2n2 फॉर्मूला क्या है, 2n2। ठीक है, 2n और 2। तो यहाँ पे देखिए, पहली कोश जो है इसमें 2 तो रहेगा ही, n की जगह 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 × 1 यानी पहली जो कोश है उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी एल कोश है, इसमें ये सेकेंड कोश है, तो इसमें 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 यानी कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तीसरी जो एम कोश है उसमें 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9 यानी तीसरी कक्षा में 18 जाएंगे। इसी तरीके से जो एन कोश है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 8 होती है। सबसे बाहरी कोश की बात की जा रही है। उसके बाद है कि ये इनका सेकंड पॉइंट था। फिर है, किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे भीतरी कक्ष पूर्ण ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है तो जब तक कि बाहरी कक्ष की अगर बात की जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन तभी इसमें जो है मतलब कि प्रेजेंट होंगे या उसमें जब जाएंगे, जब तक कि उनके पीछे वाली अंदर वाली जो कक्ष है वो पूरी तरीके से फुल नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है संयोजकता, जिसे वैलेंसी कहते हैं। इसी के बेस पे ये डिसाइड होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन या किसी भी परमाणु में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन जो है उसमें आ रहे हैं। ये उनकी क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो क्षमता होती है वो किससे, संयोजकता से पता चलती है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जिन परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, जिनके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, वो किसी भी चीज़ में रिएक्शन नहीं करते हैं। अर्थात ऐसे तत्वों की संयोजकता भी शून्य कही जाती है। ठीक है, तभी जो इनर्ट गैसें होती हैं उनके ऑक्टेट जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये किसी भी जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो है मतलब रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होती और इनकी संयोजकता भी शून्य होती है। यहाँ पे जो है हीलियम का दिखाया गया, हीलियम के 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहली कक्षा होती है। तो हीलियम देखिए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 ही इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन फुल हो सकते हैं। बाकी की जितनी भी अक्रिय गैसें होंगी, इनर्ट गैसें होंगी, उन सब में उनकी जो आखिरी जो कक्षा होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ हो गई। इसके बाद है, परमाणु की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वो चाहे लिया जाए चाहे दिया जाए, उस तत्व की संयोजकता शक्ति कहलाती है। पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम का। सोडियम का जो है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। ठीक है, 11 होता है। अगर आप कक्ष के अकॉर्डिंग देखें तो पहली के वाली में 2 जाएगा, फिर उसके बाद के बाद एल आती है, एल में 8 जाएगा, 10 हो गए यहाँ पे। उसके बाद एम जो है उसमें तो 1 ही जाएगा। तो यानी कि उसकी जो तीसरी कक्षा है उसमें 8 कंप्लीट होने के लिए 7 की ज़रूरत है, तो वो 7 तो लेगा नहीं, तो वो ज़्यादा बेटर क्या समझेगा, 1 को त्यागना। ठीक है, तो इस वजह से इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है, बस +1 चार्ज होता है क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरीके से फ्लोरीन जो होता है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन का दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। फ्लोरीन का 9 होता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे तो 2 तो पहली कक्षा में आ जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 आना चाहिए, लेकिन दूसरी कक्षा में कितना आ सकता है? सिर्फ 7 आएगा। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए होगा, ठीक है। तो ये 1 बोरो करेगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, इसलिए 72 कक्षा में इसके 7 ऑलरेडी हैं, 1 चाहिए होगा, तो इसलिए -1 आ जाएगा, और यही इसकी संयोजकता कहलाएगी, ठीक है। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है। तो इस तरीके से ये जो संयोजन शक्ति है फ्लोरीन की जो -1 है वो फिक्स है। इसके बाद देखिए, ये यहाँ पे कुछ एक चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं और इनके प्रतीक दिए गए हैं, परमाणु संख्या दी गई है, प्रोटॉनों की संख्या दी गई है, न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी KLMN ये यहाँ पे दिया गया, और इसी के ही आधार पर हम संयोजकता डिसाइड कर लेंगे कि किसकी कितनी हो सकती है। तो देखा जाए कि जो संयोजकता होती है वो 1 से 3 तक के प्लस में हो सकती है और 1 से 3 तक के माइनस में हो सकती है, मतलब 1 से 3 तक के, और 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे जो है मतलब कि लेना या देना जो भी प्लस माइनस में हो सकती है, 4 की ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे देखिए, ये दिया गया है परमाणु संख्या जो कि एटॉमिक नंबर कहलाती है। ये क्या है? परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही परमाणु संख्या कहलाती है। तो एटॉमिक नंबर जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं उनका तो जो है लेन देन होता नहीं है, उनका स्थानांतरण होता नहीं है, इस वजह से परमाणु संख्या जो होती है वो फिक्स होती है। उसके बाद आती है द्रव्यमान संख्या, जिसको हम एटॉमिक वेट बोलते हैं। एक परमाणु के नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का जो योग होता है वही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो एटॉमिक वेट जो होती है वो न्यूक्लियस में उपस्थित जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इन दोनों की संख्या का योग होता है। फिर है, ये कण परमाणु की नाभिक में विद्यमान होते हैं। ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये परमाणु की नाभिक में विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कण परमाणु की नाभिक में विद्यमान होते हैं। कौन से कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसी वजह से इनको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। उदाहरण में जैसे कार्बन का द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है 12U, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन का द्रव्यमान है। अब इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जो प्रोटॉन होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो फिक्स रहता है, लेकिन एटॉमिक वेट में जो चेंज आता है वो न्यूट्रॉनों की प्रेजेंस में आता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कभी कभी प्रोटॉन के बराबर होती है, कभी चेंज होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं समस्थानिक। समस्थानिक जिन्हें आइसोटोप कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। अगर कोई एक आइसोटोप बन रहा है, किसी भी तत्व का कोई जो आइसोटोप है वो एक शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे देखिए, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग होते हैं। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन जो फिजिकल जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल जो शेप होता है वो इनका अलग होता है, ठीक है। भौतिक गुण इनके जो है अलग होंगे। उदाहरण में जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक दिए गए हैं। पहला है प्रोटियम 1H1, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो सबके सेम रहेंगे। दूसरा है ड्यूटेरियम, ठीक है, 1H2। तीसरा है ट्राइटियम 1H3, ठीक। इसके बाद यहाँ पे समस्थानिकों के अनुप्रयोग दिए गए हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला है, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, कैंसर के उपचार में जो कोबाल्ट होता है उसका जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग किया जाता है। थर्ड यहाँ पे है, घेंघा रोग जो होता है उसकी इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं संभारिक। संभारिक जिन्हें आइसोबार्स कहते हैं। ये क्या होता है? अलग अलग परमाणु संख्या वाले जो तत्व हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले। तो ये जो क्या कहलाते हैं? संभारिक यानी आइसोबार्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो कैल्शियम होता है इसका एटॉमिक नंबर अलग है, कैल्शियम का 20 है, आर्गन का 18 है, लेकिन जो इनका वेट है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो है वो सेम है, 40-40 दोनों में है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। तो एंड तक के इसको ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।